बेटियां परिवार की जान होती हैं, जिनकी हंसी, जिनकी चंचलता, जिनकी अटखेलियां घर को गुंजायमान करती है। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब परिवार इनका हाथ थाम इनके सपनों की उड़ान में इनका साथी बन जाता है। यही बेटियां बड़ी होकर समाज और देश निर्माण में अहम रोल अदा करती हैं। तब यही बेटियां बन जाती हैं तेजस्विनी और प्रस्तुत करती हैं नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो देश की सभी बेटियों को समर्पित है। उनके छोटे छोटे कदम कैसे उन्हें लंबी छलांग के लिए तैयार करते हैं, जो कितनी ही बार देश ही नहीं विश्व के सामने भी मिसाल बन जाते हैं। क्या है वो कारक, जिंदगी के वो सबक जो देश की किसी भी बेटी को पंख फैलाकर आकांक्षाओं के खुले आसमान में उड़ने को प्रेरित करते हैं। जानेंगे देश की उन महिलाओं से जिन्होंने जिंदगी की तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया। बाधाएं तो सभी के सामने आई, लेकिन उनसे हार नहीं मानी और देश और दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिनकी जिंदगी हम सब के लिए एक आईना है, जो समाज को भी इन मायनों में दिशा दिखाती है कि परिवार को, समाज को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हमारी बेटियां पढ़ें भी और आगे बढ़ें भी। नारी के विभिन्न स्वरूप हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं। कभी मातृत्व की मूर्ति, तो कभी संवेदनाओं से पूर्ण जीवन साथी, कभी दोस्त तो कभी सहयोगी। लेकिन जब फर्ज की, कर्तव्य की बात हो तो किसी से भी पीछे नहीं है हमारे देश की बेटियां। बेटियों के प्रति नजरिया बदल कर देखें तो पाएंगे कि बेटियां बेटों के बराबर ही हैं और कई बार तो बेहतर भी। इसीलिए तो सैन्य बलों में भी उच्चतम रैंक्स में भी सजी हैं हमारी महिलाएं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानेटकर, जो लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीसरी महिला अधिकारी और सशस्त्र बलों की पहली बाल रोग विशेषज्ञ हैं। हम 3 बहनें थे, हम मतलब घर में भाई था ही नहीं, और कभी उन्होंने हमें ऐसे नज़र से देखा ही नहीं कि तुम नहीं कर सकती हो। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम तीनों बहनें आज प्रोफेशनल्स हैं और आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि वो पापा की एक ये थी, क्योंकि उन्होंने अपनी माताजी की कहानी सुनी थी, उन्होंने देखा था कि माताजी कैसे कर रही है, और दादी जी की कहानी हमें बताते थे, तो इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। फर्ज के साथ साथ घर परिवार की जिम्मेदारी की चुनौती निभाना आसान नहीं होता। एक माँ और एक सैन्य ऑफिसर की जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठाने की मुश्किल का सामना हमारी वीरांगनाओं को भी करना होता है। जब भी महिलाएं काम कर रही होती हैं तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और असली परीक्षा आती है जब बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद अपना घर परिवार, अपनी नौकरी और साथ में बच्चों की सही परवरिश बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। क्या आपको सेना में आकर कुछ आसानी हुई, सुविधाएं हुई, या फिर आपका भी सफ़र कुछ चुनौती भरा रहा? कोई प्रसंग? आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक बच्चे नहीं थे तब तक बहुत ही इजी था, मज़े थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स भी थी, तो बीपीटी दौड़ती थी, पीपीटी दौड़ती थी, गेम्स करती थी, पोस्टिंग अलग होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पहले बेटा हुआ और उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई शुरू करी, तब मुझे मुश्किलें आने लगी। तो पहले तो कुछ परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मम्मी पापा ने। जब पापा की भी पोस्टिंग वहाँ से हो गई और लास्ट ईयर एमडी, मैंने कहा मैं छोड़ देती हूँ, तो हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं अपना एडवर्स करियर देता हूँ, एमडी तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने ऐसे पूरी की। लेकिन बाद में जब बेटी भी पैदा हुई थी और अकेली पोस्टेड थी, झांसी में थी, तो वहाँ काफ़ी मुश्किलें आई, क्योंकि 2 बच्चों के साथ अकेले रहना, रात की ड्यूटी करना, और काफ़ी बार उसके बाद जैसे बच्चे बड़े होते गए, वो उस उम्र में उन समझ नहीं पाते थे कि मम्मी पूरे टाइम खाना खाने नहीं। और सीधे आपको केरल ले चलते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हो रही है। ഇന്നിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാനിടയായതിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്.
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വിജയപ്രതിജ്ഞയുമായിട്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചരണം, ആ പ്രചരണം ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. मित्रों, भगवान पद्मनाभ की भूमि है, जिसको त्रावणकोर महाराजा ने पद्मनाभ महाराज को समर्पित कर उनकी ओर से पीढ़ियों तक शासन करने का विनम्रता से प्रयास किया. दुनिया में एक ही स्थान ऐसा है जो इस भूमि का राजा स्वयं पद्मनाभ है. ये दुनिया में एक ही स्थान है. ഈ ഭൂമി ശ്രീപത്മനാഭന്റെ ഭൂമിയാണ്. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം തങ്ങളുടെ രാജ്യം ശ്രീപത്മനാഭന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൃപ്പടി ദാനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ രാജ്യത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീപത്മനാഭൻ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ രാജാവായിരിക്കുന്ന, ഭരണാധിപനായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ये केरल की महान भूमि हमेशा से सामाजिक पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों की भूमि रही है. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും ഭൂമിയാണ് ഈ ഭൂമി. मित्रों, मगर आज ये भूमि भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और अव्यवस्थाओं के लिए जानी जाती है. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇന്ന് ഈ ഭൂമി അഴിമതിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളുടെയും ഭൂമിയായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. और आज मैं जब यहां आया हूं, हमारे पार्टी अध्यक्ष सुरेंद्रन जी के नेतृत्व में एक विजय यात्रा का समारोह है. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻജിയുടെ വിജയയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനാണ്. लगभग 1940 किलोमीटर लंबी ये विजय यात्रा केरल के अंदर परिवर्तन के संकल्प के साथ शुरू की. ഈ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 940 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഒരു യാത്ര, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയാണ് ഈ പരിവർത്തനത്തിന്റെ, ഈ നാട്ടിലൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. लगभग 62 से ज्यादा बड़ी सभाएं और सैकड़ों गांव सभाओं के स्वागत को झीलते झीलते ये यात्रा आज समंदर किनारे आकर समाप्त हो रही है. 62 വലിയ പൊതുയോഗങ്ങളും നിരവധി ചെറു സ്വീകരണങ്ങളും അതെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഈ പ്രവാഹം ഈ സമുദ്രത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ പോകുന്നത്. मगर ये यात्रा यहां समाप्त हो रही है. आज से नए संकल्प से आत्मनिर्भर केरल, नए केरल के संकल्प के साथ आज से भारतीय जनता पार्टी की प्रचार यात्रा का यहीं से शुरुआत हो रहा है. ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്ത കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രതിജ്ഞയുമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനമുന്നേറ്റം, ആ ജനമുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ. मित्रों, ये यात्रा के दौरान मेट्रोमैन ई श्रीधरन, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीएन रविंद्रन, मलपुरम के भूतपूर्व अध्यक्ष बाबू रजाक, ढेर सारे गणमान्य लोग पार्टी में शामिल हुए हैं. आज भी कई लोगों ने पार्टी में शामिल होने का पसंद किया है. ഈ യാത്രക്കിടയിലാണ് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ, ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ന്യായാധിപൻ ശ്രീ പി എൻ രവീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഈ വിജയയാത്രയുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. ഇന്നിവിടെ ഈ വേദിയിൽ നിരവധി പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സന്നദ്ധരായിട്ട് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു. मैं विशेष रूप से मेट्रोमैन श्रीधरन जी के लिए कुछ जरूर कहना चाहूंगा. ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മെട്രോമാൻ ശ്രീധരൻജിയെ കുറിച്ച്.
अपनी कैरियर एक इंजीनियर के नाते, एक प्रोफेसर के नाते शुरू करते करते अनेक विध राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का और ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ पूरा करने का श्रेय श्रीमान श्रीधरन जी को जाता है. ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ടും അധ്യാപകനായിട്ടും ജീവിതം ആരംഭിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഈ നാടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ, ആ പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി സുതാര്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ഇ ശ്രീധരൻ അവർകളുടേത്. मित्रों, इनको मेट्रोमैन कहते हैं क्योंकि देश की सबसे पहली मेट्रो इन्होंने बनाई. बाद में दिल्ली में भी मेट्रो का सफल रूप से प्रस्तावित कर इसको सफल करने में इनका बड़ा योगदान रहा. मगर मैं आज इस मंच से देश की जनता को बताना चाहता हूं, इससे भी बड़ा काम उन्होंने अगर किया है तो कोंकण रेलवे को समय पर पूरा करने का काम किया है. एक दृष्टि से इंजीनियरिंग एडवेंचर कोंकण रेलवे था. ശ്രീ ഇ ശ്രീധരൻജിയെ മെട്രോമാൻ എന്ന് ഉള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഡൽഹി മെട്രോ, ആ മെട്രോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് അത് സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മിച്ച് അത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവം അതിന്റെ പേരിലാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടമാണ് ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണം. ആ നിർമ്മാണത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ നേതൃത്വം. और ये कोंकण रेलवे के कारण ही देश के दक्षिण हिस्से को जोड़ने का काम हुआ और देश के सबसे अविकसित क्षेत्र को विकास पहुंचाने का काम श्रीमान श्रीधरन जी ने किया है. ഈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗ त्रिवेंद्रम से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजय यात्रा का, बीजेपी की विजय यात्रा का समापन समारोह में वो संबोधन दे रहे थे और इसमें उन्होंने कहा कि ये विजय यात्रा केरल में परिवर्तन के संकल्प के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अब आत्मनिर्भर केरल के संकल्प का हम यहाँ से आगाज कर रहे हैं. इसके समापन समारोह में उन्होंने कहा कि लगभग 1940 किलोमीटर ये लंबी यात्रा केरल में परिवर्तन के संकल्प को दर्शाती है और जिस तरह से मेट्रो ई श्रीधरन के साथ साथ रविंद्रन और बहुत से गणमान्य व्यक्ति बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये बीजेपी में केरल के विश्वास को दर्शाता है. और उन्होंने मेट्रोमैन ई श्रीधरन के बारे में कहा कि केवल वो मेट्रो के लिए ही नहीं जाते बल्कि विभिन्न परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ राष्ट्र को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं और उसी में कोंकण रेलवे का भी उन्होंने जिक्र किया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केरल की भूमि, जो कि आंदोलनों की और पुनरुद्धार की और विकास की भूमि जानी जाती थी, आज वो भ्रष्टाचार की और राजनीतिक हिंसा की भूमि बन गई है, जिसे कि उसके पुराने स्वरूप पर वापस लाना है और इसी का इस यात्रा के जरिए बीजेपी ने संकल्प लिया है. इससे पहले उन्होंने तमिलनाडु में भी चुनावी सभा का चुनावी बिगुल बजाया और वहां पर उन्होंने चुनावी शंखनाद किया. और अब आपको ले चलते हैं अपने कार्यक्रम तेजस्विनी की ओर. कौन था शख्स, या हम ये माने कि जनरल कानिटकर ही थे जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, क्योंकि साथ चलना बहुत ज़रूरी है और आपके तो हस्बैंड खुद लेफ्टिनेंट जनरल रहे. जब भी मैं परेशान होती थी, मुश्किल में जाती थी, तो उनका एक मुझे कहते थे, लेट अस ग्रो टुगेदर विदाउट ग्रोइंग अपार्ट. तो कहते हैं कि मैं अकेला आगे निकलूँ, मुझे खुशी नहीं है. अब मुझे देखना है कि तुम इतने मेडल्स जीत चुकी हो और घर में बैठोगी, तो मैं अगर जितना भी आगे गया सफ़र में तो मुझे गिल्टी लगेगा. तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा और हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे. तो ऐसे कई बार हुआ. एक साल तो पूरी बेटी को उन्होंने रख लिया और कहने लगे, रेजिमेंट वो पूना हॉर्स रेजिमेंट के हैं, उन्होंने कहा बेटी को बढ़ाना डिफ़िकल्ट है, रेजिमेंट तो फिर भी कमांड कर सकता हूँ. जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, लेकिन हार से भी हार न मानने वाली महिलाओं में शामिल है मेजर सुमन गवानी, पहली भारतीय जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया. यूनाइटेड नेशंस मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात रहकर
चुनौतीपूर्ण माहौल में स्थानीय महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने के लिए मिले इस सम्मान से आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया। मेजर सुमन गवानी को वर्दी पहनने की ऐसी जिद थी कि बार बार एग्जाम दिए, 3 बार क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन आखिरकार चौथे प्रयास में सफल हुई क्योंकि परिवार ने साथ दिया। पिता के अडिग विश्वास को बेटी ने सही साबित कर दिखाया। मेरा मनोबल मेरे पिताजी ने बनाया। पहली बार जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, मेरा पहला इंटरव्यू भोपाल में था, तो मेरे फादर मेरे साथ गए थे। जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो 5 दिन चलता है, तो 5 दिन जबकि मैं तो कैंट के अंदर थी, इंटरव्यू अपना दे रही थी और सारे टेस्ट दे रही थी, पर मेरे फादर बाहर एक होटल में रुके हुए थे पूरे 5 दिन। सिर्फ शाम को मुझसे थोड़ी देर के लिए मिलने आते थे कि क्या चल रहा है, कैसे है, और मैं अपने टेस्ट के बारे में उनको बताती थी। फिर हम शाम की चाय एक साथ पीते थे और फिर मेरे पापा वापस होटल चले जाते थे और मैं वापस कैंट में रुक जाती थी। तो पहली बार वो मेरे साथ आए थे, पर उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब आप नहीं जाएंगे, अब ये मेरा अकेले का है, मैं ही जाऊंगी। पर हाँ, उनका सपोर्ट पूरा रहा, उन्होंने कभी मुझे हताश नहीं होने दिया, कभी निराश नहीं होने दिया। अनजान देश में अनजान लोगों के बीच महिलाओं के यौन शोषण के प्रति संवेदनशीलता पर काम करने का जोखिम भरा निर्णय लेकिन मेजर गवानी ने कर दिखाया। आपके प्रयासों से ही यौन अपराधों पर दक्षिण सूडान सरकार ने पहली बार रोड मैप तैयार किया। शांति मिशन में महिला पर्यवेक्षकों की तादाद कई गुना बढ़ी और इसके पीछे रहा ये मंत्र। जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है आपके लिए? जिंदगी में सबसे जरूरी है एक तो सेल्फ डिसिप्लिन पहला, और दूसरा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, वो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सैन्य बलों में महिलाओं के रोल को बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय सेना की सभी 10 शाखाओं में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की सभी शाखाएं महिला अधिकारियों के लिए खुल गई हैं। फ्लाइंग ब्रांच की फाइटर स्ट्रीम में भी अब महिला अधिकारियों की तैनाती हो रही है। भारतीय नौसेना में 3 से बढ़कर 11 शाखाएं अब महिलाओं के लिए खुली हैं। क्या असंभव को संभव किया जा सकता है? क्या अनजान रास्तों पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? हमारे देश की बेटियों का जवाब है हाँ। अनजान चुनौतियां हमारा इम्तिहान तो लेती हैं, लेकिन सफलता मिलने पर समय के पन्नों पर ऐसी दास्तान अंकित कर देती हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती हैं। जो क्षेत्र, जो कार्य सिर्फ पुरुषों के लिए ही सही माने जाते रहे हों, उनमें भी कदम रखे हमारी बेटियों ने और ऐसे ऐसे कार्य कर दिखाए कि दुनिया भी इन बेटियों को सलाम कर रही है, जिन्होंने ये भी साबित कर दिया कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त हैं हमारी बेटियां।
महिला पायलट्स द्वारा संचालित दुनिया की सबसे लंबी हवाई उड़ान को अंजाम दिया। हमारी एयर इंडिया की 4 पायलट्स ने, जिनकी कमांडर कैप्टन जोया अग्रवाल और सेकंड कमांडर कैप्टन तन्मय पापागारी ने सैन फ्रांसिस्को से शुरू कर उत्तरी ध्रुव के ऊपर से सफल उड़ान भर बेंगलुरु में सफलतापूर्वक लैंड कर अपने नेतृत्व और कौशल का परिचय दिया। ये हैं नए भारत की उड़न परी, जिन्होंने दिखा दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। मेरे लिए ममता जी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सपने हैं जिनको मैं हासिल करना चाहती हूँ। एक मेरा बहुत बड़ा सपना साकार हुआ अभी, जिनके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। मैं सबको, अपनी टॉप मैनेजमेंट को, मेरे को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे को कमांड करने की उत्तरी ध्रुव के ऊपर से, जो कि पैसेंजर्स पहली बार इस उड़ान पे जा रहे थे, सैन फ्रांसिस्को और बेंगलुरु, जो कि हमारे पृथ्वी के 2 डायमीट्रिकली छोरों पे लोकेटेड है। तो पहली बार ना ही तो हमने इतनी लंबी उड़ान भरी, पीएम मोदी जी का सपना पूरा किया, ये उनका बहुत पुराना सपना था। उसके साथ साथ हमने उत्तर ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम बेंगलुरु पहुंचे। चारों लड़कियां, 4 भारत की बेटियां, बहुत ही गर्व की मेरी एक ये सपना था मेरा भी, जो पूरा हुआ। बहुत समय से मैं इसके ऊपर काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि कब होगा, कब ये सपना पूरा होगा, और आज ये हो गया है। आपके क्या जज्बात थे जब ये फ्लाइट लैंड हुई और जब आपको ये लगा कि मिशन कंप्लीट हो गया? ये सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक उत्तरी ध्रुव पर सभी तरह से एक बहुत ही अद्भुत और रोमांचक यात्रा रही है। मैं इस अनुभव के लिए बहुत आभारी हूँ। और ना ये दुनिया की सबसे बड़ी लंबी फ्लाइट है, पर भारत का ये पहला है। बचपन के सपनों को वास्तविकता के धरातल पर साकार कर दिखाया देश की इन बेटियों ने। जब भी किसी महिला के नाम के आगे कोई डेजिग्नेशन जुड़ जाता है तो बहुत खुशी होती है, बोलने में बहुत खुशी होती है, यानी कैप्टन जोया अग्रवाल। आपको भी ये एहसास बहुत गौरवान्वित करता होगा, कैप्टन लगना? हाँ बिल्कुल ममता जी, क्योंकि मेरे को जब भी मैं अपने कप्तान की डेजिग्नेशन के बारे में सोचती हूँ, मेरे को वो 8 साल की जोया याद आ जाती है, जो छत पे बैठ के सपने लिया करती थी कि कभी वो जो जंबो जेट आसमान में फ्लाई करता है, कभी क्या मैं उसको उड़ा पाऊंगी। और मेरे कानों में एक शब्द गूंजता था, असंभव, असंभव। क्योंकि मैं ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे को सिखाया गया है कि बुजुर्गों की छाया में चलो। और मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया कि बड़े होकर शादी करनी है, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है। और मेरे को कभी ऐसा बताया ही नहीं गया कि आप आसमानों को छू सकती हैं। तो वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो मेरे को आज तक बहुत ही मेरे दिल के पास रहता है। और मुझे लगता है कि जब भी कोई मेरे को कप्तान बुलाता है, मेरे को अपनी सारे जो स्ट्रगल्स हैं, सारे चैलेंजेस मुझे याद आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें। दुनिया में एयर इंडिया ऐसी एयरलाइन है जिसमें सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं। कुल पायलटों में से 12.4% एयर इंडिया में महिला पायलट्स हैं। अन्य देशों से तुलना करें तो पाएंगे कि अमेरिका के ही यूनाइटेड एयरलाइंस में केवल 7.5% महिला पायलट्स हैं, तो डेल्टा एयरलाइंस में भी मात्र 4.4 महिला पायलट्स हैं। भारत में 2018 के आंकड़े दिखाते हैं कि कुल 1000 से ज्यादा महिला पायलट हैं। रेशमा नीलूफर ने भी दिखा दिया कि हताशा के बादल कितने ही घने हो, विश्वास से अंधकार छट जाता है। माता पिता पर पढ़ाई का बोझ न पड़े, इसीलिए डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ दूसरी राह तलाशी। जो अवसर मिला उसका सिरा थामा और रच दिया इतिहास। परिवार ने भी अपनी बेटी का पूरा साथ दिया और आज देश की पहली और एकमात्र मरीन पायलट हैं रेशमा नीलूफर। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो आपके पेरेंट्स ने आपका हमेशा इस लाइन पे सपोर्ट किया? क्योंकि एक नई तरह की फील्ड थी, उनके मन में भी कुछ शंकाएं होंगी कि पता नहीं बेटी क्या करने का सोच रही है, क्या होगा आगे। I have my parents and my बड़ी दीदी है, so they have all been the biggest support for me, क्योंकि जब छोटी सी थी तभी से बोले हैं कि स्कूल तक हमारे जिम्मेदारी होता है आपके पढ़ाई,
लेकिन उसके बाद जो भी चूज करोगे वो अपने चॉइस रहेगी, और उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेगा सब काम में, तो वो सब आपको फेस भी करना है और उससे बच के आना भी है. यू हैव टू ओवरकम दैट ऑल्सो. तो दिस वॉज देयर ओनली एडवाइस फॉर मी कि आप जो भी करना है, जो जिसमें आपको मन लगा वो पढ़ाई कीजिए, लेकिन उस पे जो भी प्लस एंड माइनस है वो फेस करने का. ऑल्सो दे हैव ऑल्सो ब्रॉट मी अप विद दैट स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ माइंड कि मैं सब कुछ जो जितना भी डिफिकल्टीज आएगा उसको ओवरकम करके आ सकता हूँ. क्या चैलेंजेस होते हैं और कितने घंटे लग सकते हैं शिप को अंदर लाने में, और कितनी दूरी हो सकती है खास तौर पे कोलकाता पोर्ट की जिसको आप हैंडल करते हैं? जी, ये रिवर हुगली है ना, दिस इज एक्चुअली रिवर गैंजेस. गैंजेस को इस पार्ट ऑफ द कंट्री पे हुगली रिवर बुलाया जाता है. अभी ये रिवर हुगली इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट नेविगेबल रिवर्स इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में. सो ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पानी के डेप्थ कम रहता है, और सैंड जो पानी में जो सैंड मूवमेंट होता है वो भी हमेशा की तरह चैनल एक साइड में नहीं रहता है. किसी किसी मंथ्स पे सैंड इधर उधर शिफ्ट होता है, तो हमें ये सर्वे करके पता करना पड़ रहा है, और उसके बाद उसी हिसाब से हम लोगों को जहाँ पे बेस्ट डेप्थ है वहां से ले जाना पड़ रहा है. ये अनदर रीजन होता है. अनदर थिंग, लाइक आई सेड, टाइड इज देयर. टाइड जो पानी के फ्लो है वो सब जगह, इवन सी पोर्ट्स में, मान लीजिए चेन्नई, ये सब सी पोर्ट्स होते हैं, वहां पे पानी के रनिंग वाटर इज नॉट दैट फास्ट. यहाँ पे आपके 20 किलोमीटर्स पर आवर के लगभग ऐसे स्पीड में पानी जाता है और आता है 2 बार इन अ डे. सो इसमें जहाज चलाना मुश्किल भी होता है, और ये नैरो रिवर भी है. समुंदर जितना मतलब वाइड होता है, यहाँ पे रास्ता बहुत नैरो हो जाता है. वर्दी पहनने के जुनून के चलते अत्यंत हिम्मती, निडर और साहसी हर्षिनी कान्हेकर ने स्वीकार्य मान्यताओं से हटकर चुनी अलग राह और रखा पुरुष प्रधान क्षेत्र अग्निशमन में कदम. परिवार भी अपनी बेटी के साथ खड़ा रहा और अपने बुलंद हौसलों से हर्षिनी कान्हेकर बन गई देश की पहली फायर इंजीनियर. बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप देश की पहली महिला फायर फाइटर हैं. और ये तो एक ऐसा क्षेत्र है ना हर्षिनी जी जो बिल्कुल पुरुष प्रधान क्षेत्र है. कभी सोचा ही नहीं गया कि महिलाएं भी आग बुझाने का काम करेंगी पुरुषों के साथ मिलकर. इसीलिए सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आपने कैसे सोचा कि आपको फायर फाइटर बनना है? जब मैं मेरा ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी तब मैं एनसीसी एयरविंग्स की कैडेट थी, और तभी मैंने यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर्स देखे, वो रुतबा देखा, और तभी एक देशभक्ति की भावना जाग उठी और एक पैशन बन गया कि नहीं, मुझे आगे जाके यूनिफॉर्म सर्विसेज में ही जाना है और देश की सेवा करनी है. और उस तरह मेरा रुझान बढ़ गया और मेरे प्रयत्न शुरू हो गए कि मैं अभी आर्म फोर्सेस मुझे ज्वाइन करना है, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. और मेरा पहला सपना था कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना है, फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करनी है. उसके लिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब्जेक्ट्स भी लिए थे, बट वहां पे मेरा नहीं हुआ. और वही सब्जेक्ट्स मुझे फायर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में काम आए. और उस हिसाब से फिर एक बार मेरे दोस्त ने मुझे बताया, अरे हर्षिनी तुझे वर्दी पहननी है ना, फायर इंजीनियरिंग का फॉर्म निकला है. अच्छा. तो मैंने पूछा, अच्छा फायर कॉलेज में वर्दी है, यूनिफॉर्म है, अब तो मैं जरूर खरीदूंगी वो. तो ये सिर्फ वो वर्दी के पैशन के लिए मैंने वो फॉर्म खरीदा और आज मैं आपके सामने बैठी. जब आपने ये निर्णय ले लिया कि अब मैंने इसी लाइन में जाना है, तो आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी? आपके फादर तो आपने कहा कि सब कुछ आपको दिखाया, लेकिन आपकी मदर? जी, वो सब लोग बहुत सपोर्टिव थे. जैसे मैंने बताया, मेरे घर में बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, और ऐसा कभी भी मैंने भेदभाव कभी देखा नहीं कि मेरे भाई ने ज्यादा पढ़ना चाहिए, तुम लड़की हो, तुमने कम. ऐसा तो मैंने कभी दूर दूर तक कभी नहीं देखा. मम्मी का भी उतना ही सपोर्ट था. और जब ये कोर्स शुरू हुआ तो वो मेरा अकेले का मिशन नहीं बन गया था, पूरी मेरी फैमिली का मिशन बन गया था कि अच्छा ये हर्षिनी का कॉलेज है, ये इसका 3.5 साल का कोर्स है, इसको कलरफुली पास करना है, इसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. मेरे पापा रोज मेरा
यूनिफॉर्म प्रेस करके रखते थे, शू पॉलिश करके रखते थे, सुबह दूध गर्म करके ठंडा करके रखते थे और स्कूटर को किक मार के देते थे और बोलते थे बेटा ठीक से जाओ। So this was the support I received from my family, my mother, my brother and sister. सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी घर की बेटी को किस तरीके से सहयोग किया सबने कि ये फायर फाइटर बन जाए। ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर ऐसे बुलंद हौसलों से लिख रही हैं प्रेरणा गाथाएं। ऐसा क्या है जो इन्हें सामान्य से अलग बनाता है? क्या है इनका जीवन मंत्र, वो सोच जो इन्हें खास बनाती है? आपकी जो शक्ति है, नारी शक्ति है, उसको आप ले आइए। आप मेल बनने की कोशिश मत करिए। अपना जो फीमेल लेडीज़ है, वुमेन स्ट्रेंथ, उसे रखते हुए आप आगे बढ़िए। हर एक वास्तविकता जो महत्वपूर्ण होती है वो एक अच्छे सपने से शुरू होती है, और जो बहुत ही एक खूबसूरत सपना होता है वो एक सपने देखने वाले से शुरू होता है, और वो सपने देखने वाला इंसान वो आप हैं। आप सपना देखिए, दृढ़ तरीके से उसकी तरफ काम करिए, परिश्रम करिए, और ईश्वर आपका साथ देगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना सपना जिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बने, सिर्फ बड़ा पोस्ट हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता है। हमें अपना जो सपना है, हो सकता है किसी को शेफ बनना हो, किसी को डांसर बनना हो, तो उसके पीछे पड़ जाओ और आपको आपका सपना हासिल करना है। जैसे मुझे वर्दी पहन के देश की सेवा करनी थी और मैंने मेरा सपना हासिल कर दिया। मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब बड़ा सा लड़ाई जो करना पड़ा वो खुद से करना पड़ा, विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फाइट। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और ये तुमसे नहीं हो पाएगा, वो तुमसे नहीं हो पाएगा। बट जिस दिन आप वो सुनने लगते हैं और खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, तभी आपके फाइट बहुत मतलब दूसरे लेवल के डिफिकल्टी पे चली गई, बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव इन योरसेल्फ। तो फर्स्ट थिंग इज यू कैन नॉट सेल्फ डाउट। कुछ चीज अगर लगता है कि मैं कर पाऊंगी, तो आप करके देखो कि कर पाएगी कि नहीं। वो पहले करना है कि डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ, डू इट एंड सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। ओके, दूसरी चीज है कि when we do something, do it to the best of your ability. आज के एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात करवाई देश की ऐसी बेटियों से जो अपने परिवार के साथ और प्रोत्साहन की वजह से अपनी अद्भुत क्षमताओं को निखार सकी। लेकिन देश भर की बेटियों को तेजस्विनी बनने का अवसर मिल सके, इसके लिए हमें अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि इन बेटियों को अगर गर्भ में ही मार दिया होता, अगर इन्हें पढ़ाई का मौका ही ना मिलता, अगर इनके कुछ बनने के आत्मविश्वास को परिवार का, पिता का साथ ना मिलता, तो हमारा समाज और देश इनकी उपलब्धियों से गौरवान्वित ना होता। इसलिए बेटे और बेटी में फर्क ना करें, बेटियों को बचाइए, उन्हें पढ़ाइए, उनमें विश्वास जताइए, तभी तो वो आपका, परिवार का और देश का नाम रोशन कर सकेंगी। इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में भी आपको कुछ अन्य प्रेरणादायक बेटियों से करवाएंगे रूबरू। फिलहाल लेते हैं इजाजत, नमस्कार।